हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यानी जीके के क्वेश्चंस। ठीक, 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके आता हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशन अबाउट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डिस्कस करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरे इंडिया की बात कर। ठीक है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 50। पहले आंसर खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, पॉज करके पहले आंसर सोच लीजिए क्या होगा आंसर इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आर्टिकल 44। ठीक है, आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी कि एक एक ऐसा रिलीजियस पर्सपेक्टिव बोलिए या जो सब हर कोई फॉलो करता हो। ठीक है, उसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। ठीक, विच टिश्यू इज इन ए प्लांट कैरीज वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वाटर को कैरीज करता है, टिश्यू है। स्टोमेटा है, जाइलम है, फ्लोएम है या फिर क्लोरोफिल। उम्मीद करते हैं आंसर कर लिया होगा आपने। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। बात करें बाकी सबकी, तो जो वाटर को कैरी करता है वो होता है जाइलम। लेकिन अगर बोले वाटर के साथ अगर मिनरल की बात आ जाता तो वो भी जाइलम ही होता। ठीक है, लेकिन बात करें अगर फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड को कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट तक फूड को कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। कैसे? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें स्टोमेटा। स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स है, यानी छोटे छोटे स्मॉल होल्स बोल सकते हैं, पोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यानी कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट लेता है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमॉस्फेयर। अर्थ में उसका एटमॉस्फेयर क्यों है? ठीक है, उसका अपना एटमॉस्फेयर अर्थ का क्यों है? विंड्स की वजह से, क्लाउड की वजह से, ग्रेविटी की वजह से या रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक, इसका आंसर कर लिया होगा आपने। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो टिका हुआ है वो इस वजह से है क्योंकि ग्रेविटी उसको अपने तरफ खींचती है। ठीक है, यानी कि जितने भी एयर वगैरह है, एयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो वाटर वेपर की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, जितने भी हैं, ठीक है, वो escape कर सकते थे इन्वायरमेंट से। अगर वहाँ पे क्या नहीं होता, तो वो ग्रेविटी अगर नहीं होता तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से escape कर सकते थे। बट ग्रेविटी होने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वहीं पे। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, इनमें से बोला गया है कि जितने भी मेंबर्स देंगे दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी एंजाइम्स दिए गए जैसे इंसुलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, एमाइलेज है, ये हर एनिमल किंगडम में पाया जाता है। लेकिन प्रोटोजोआ में जो है ये पाया नहीं जाता है। कौन सा होगा ऐसा? ठीक है, मतलब हर एक एनिमल किंगडम में पाया जाता है लेकिन प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है। वो एंजाइम कौन सा है? इंसुलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है या एमाइलेज है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो है वो प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है। जो एमाइलेज का काम क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है सिंपल शुगर में, या ऐसा भी बोल सकते हैं स्टार्च को चेंज करता है सिंपल शुगर में। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में ये चीज का कमी होता है जिसकी वजह से प्रोटोजोआ जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता है स्टार्च को। तो याद रखना है, प्रोटोजोआ एक ऐसा एनिमल किंगडम के लिस्ट में एक ऐसा मेंबर है जो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसका उसमें किस चीज का कमी होता है, एमाइलेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, at boiling point of liquid, its temperature increase, atmospheric pressure increase, temperature remains constant या vapor pressure decrease. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड मतलब जब बॉयल होने को होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है या वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। तो याद रखिएगा, जब भी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है या फ्रीजिंग पॉइंट पे आता है तब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, उसका फेज चेंज होने की कोशिश में होता है। ठीक है, फेज बोले तो स्टेट, लिक्विड है तो गैस में बदल जाएगा, या सॉलिड है तो लिक्विड में बदल रहा है, तो उस टाइम
बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, उस टाइम टेम्परेचर पे कोई असर नहीं था, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग टेम्परेचर है और हीट एडेड है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर ऐड किए तो ये क्या होता है, अगर वो सॉलिड में था तो पहले सॉलिड से लिक्विड में ये होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा कंटिन्यूसली। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, जब बॉइलिंग स्टेट में होगा, यहाँ पे देखिए एक मेल्टिंग स्टेट था। ठीक है, और यहाँ पे बॉइलिंग स्टेट है, तो दोनों में देखिएगा आप टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक, मेल्टिंग स्टेट पूछे या बॉइलिंग स्टेट पूछे, उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो अपना शेप चेंज करने में ये करता है। ठीक है, अपना एनर्जी जो है या हीट जो है वो शेप चेंज करने में, यानी कि सॉलिड से सॉलिड अगर है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, या फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा टैक्सेस है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है? एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्विड, कैपिटल गेन टैक्सेस, कस्टम टैक्सेस या कॉर्पोरेशन टैक्सेस। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दो तरह के टैक्सेस मैंने जनरली ऐसे ही स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे बात करें तो दो तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं, या तो सेंट्रल लेवल लेगा, सेंट्रल लेवल पे लिया जाएगा, या स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे कौन कौन सा होता है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्विड जो होता है, यानी दारू वगैरह पे या नशा वाला जो चीज़ होता है उस पर जो लिया जाता है वो स्टेट के द्वारा लिया जाता है। और कौन कौन सा होता है, जैसे स्टम्प ड्यूटी होता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी की बात कर ली अल्कोहल या नैरोटिक्स पे, है ना, नारकोटिक्स पे सॉरी। लैंड रेवेन्यू पे भी स्टेट ही टैक्स वसूली करता है। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है, टैक्स ऑन व्हीकल यानी मोटर व्हीकल है टैक्स जो है, ये भी स्टेट के द्वारा किया जाता है। और अंडर जो जीएसटी है, जीएसटी के अंदर एक एस 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 जीएसटी होता है जो कि स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स है, ये भी स्टेट के द्वारा ही लिया जाता है। तो ये सब याद रखना है, स्टम्प ड्यूटी है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल एंड नारकोटिक्स है, लैंड रेवेन्यू या याद रखना है, लैंड रेवेन्यू का टैक्स कौन लेता है, तो याद रखेंगे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स है, ये टैक्सेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। After question hour, a motion moved by a member of parliament to draw the attention of executive for discussing a definite matter of public importance is, तो बोला गया क्वेश्चन आवर के बाद एक मोशन मूव किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का अटेंशन खींचा जाता है ताकि डिस्कस किया जाए पब्लिक इंपॉर्टेंस जो मैटर है उन पे डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आवर के बाद एक तरह का मोशन मूव किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ताकि एग्जीक्यूटिव का ध्यान खींचा जाए एक पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पे। ठीक है, उस तरह का मोशन को क्या बोलते हैं, तो ये होता है एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन होता है। अगला वाला को डिस्कस करते हैं, तो आपसे कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। ठीक है, इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव पूछा है। इंक्रीज गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, revamp the public distribution system, promote economic growth with price stability, weed out corruption in the economy। क्या मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ भी कराना है लेकिन प्राइस को स्टेबल रखना है। ठीक है, तो ये होता है मेजर ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का। इनमें से द ओनली वाइसराय टू बी एसेसिनेटेड इन इंडिया वाज, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा वाइसराय है जिसकी हत्या की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलन ब्रो या लॉर्ड मियो, इनमें से कौन है जिनकी हत्या की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो। आपने कर लिया होगा उम्मीद करते हैं, पहले आपसे उम्मीद करते हैं कि आप खुद से कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो की हत्या जो है ये शेर अली के द्वारा, ठीक है, 1872 में की गई थी, एसेसिनेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया था, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो याद रखना है किसके द्वारा किया गया था, शेर अली के द्वारा। ठीक है, कब, 1872 में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, इनमें से कौन सा है जो कि मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं। To increase liquidity in the economy, to promote price stability, to minimize the inequality of income and wealth, to promote employment opportunity। अभी अभी हम लोग देखे थे फिस्कल पॉलिसी का कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इनमें पूछा गया है नॉट मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी सब अभी हम लोग बात किए प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, उसके बाद टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो ये भी है कि हम लोग इनकम और वेल्थ का जो इनइक्वलिटीज है उसको कम करना, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना, ये सारे फिस्कल पॉलिसीज के मेन ऑब्जेक्टिव हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम ब्लास। ये क्या हो, कौन सा, सेकंड ऑप्शन है, ठीक। कब बनाया गया था, ये 1875 में बनाया गया था, ठीक है, 1875 में न्यूयॉर्क सिटी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया रिसेंटली साइंड लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद विच कंट्री, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इंडिया ने रिसेंटली एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था, ठीक है, रिसेंटली तो नहीं बोल सकते बट बाकी सब कंट्रियों के मुकाबले रिसेंटली ही है, ठीक है, जो लास्ट में किया गया है, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने एक 2015 में, ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था, ठीक है, जिसको हम लोग 100 अमेंडमेंट बिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी याद रखना है, 100 अमेंडमेंट बिल जो हुआ था वो इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि हम लोग जो इनक्लेव मतलब होता है एरिया, ठीक है, इनक्लेव मतलब होता है तीनों तरफ से कोई और कंट्री से घिरा हुआ होना और एक तरफ मैंने मतलब चारों तरफ से किसी और कंट्री से घिरा होना और बाकी जो जो पार्ट है वो किसी और कंट्री का होना। जैसे कि 111 इंडियन इंक्लेव जो थे वो हम लोगों ने एक्सचेंज किया था बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेशियों ने 11 इंक्लेव, सॉरी 51 इंक्लेव जो है वो इंडिया को दिया था। मतलब ये हुआ कि इंक्लेव का मतलब मान लेते हैं कि इंडिया का इंक्लेव है, तो चारों तरफ से क्या है, फिर बांग्लादेश है, ठीक है, चारों तरफ से बांग्लादेश और बीच में इंडिया, उस तरह के प्लेसेस को इंक्लेव बोलते हैं। तो ये जो हुआ था, ये एग्रीमेंट से क्या हुआ था, कुछ इंडिया के पार्ट्स बांग्लादेश को गए थे और बांग्लादेश के कुछ पार्ट इंडिया को गए थे, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा हुआ था। आगे सुनिए, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मनिक शाह जी, ठीक है, SHFJ मनिक शाह। तो हम लोगों ने एक मूवी भी देखी थी अभी रिसेंटली, सैम बहादुर, तो सैम बहादुर जो है उन्हीं का नाम है, ठीक है, उन्हीं का नाम है, जैसे मिनिक शॉ नाम है इनका, SHFJ मिनिक शॉ, तो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, ठीक। और जिनको ये भी कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन विक्ट्री इन द 1970 वॉर, ठीक है, इसलिए इन पे बेस्ड एक मूवी बनी थी सैम बहादुर, मैंने सैम बहादुर का ही नाम SHFJ मनिक शाह, ठीक है। अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड, हु सेड दिस। तो बोला गया कि अर्थ जो है हर किसी को नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन ग्रीड जो लालची है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ये किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट कॉजिंग हेल्थ हैजर्ड्स इज, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो कि मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट है, वैसे तो सारे ही हैं लेकिन मोस्ट की बात कर रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इनमें से सबसे ज़्यादा है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। कैसे, जैसे इरिटेशन करवा देता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज, मतलब हम लोग को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सफोकेशन होता है, ठीक है, इरिटेशन होता है, इस तरह से ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगता है, कफ होने लगता है, ठीक है।
तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद आता है ओजोन की, ओजोन भी काफी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ डीप सी डाइवर्स बिकॉज इट इज। तो बोलिए क्या कि हीलियम जो है वो जब कोई डीप सी डाइविंग में जाता है ऑक्सीजन के साथ उनको हीलियम भी दिया जाता है, हीलियम का मिक्स मैंने हीलियम भी दिया जाता है। तो हीलियम ही क्यों दिया जाता है? ठीक है, तो कंपैरिजन करके बताना है। कंपैरिजन बोले तो ये नाइट्रोजन वगैरह की बात कर रहा है कि नाइट्रोजन से पॉइजनस होता है या लाइटर होता है, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हीलियम जो है लेस सोल्यूबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन एट इट्स हाई प्रेशर। ठीक है, क्योंकि समुद्र के अंदर जाएंगे तो वहाँ प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, लेस सोल्यूबल। ठीक है, तो काफी ज्यादा हाई प्रेशर में वो ब्लड के साथ घुलता मिलता नहीं है। ब्लड के साथ अगर घुल जाएगा तो वो हमारी सेहत के लिए हमारी हेल्थ पे असर डालेगा, लेकिन वो ज्यादा घुलता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, नाइट्रोजन से अच्छा है। ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा हाई प्रेशर पे हम लोग के इसके साथ ब्लड के साथ घुल जाता है। ट्राइलिन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड विच एसिड। तो बोला गया कि ट्राइलिन जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल और कौन से एसिड का। ठीक है, तो याद रखना है ट्राइलिन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेराथैलिक एसिड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, on a clean glass plate a drop of water is sprayed to form a thin layer where a drop of mercury remains almost spherical because। तो बोला गया कि एक गिलास में दो तरह का ड्रॉप लेते हैं, एक लेते हैं मरकरी वाला और एक लेते हैं वाटर वाला। ठीक है, तो हम लोग जब वाटर को ये करेंगे क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत स्प्रेड करेंगे तो वाटर फैल जाएगा, लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं मरकरी जो है वो फैलता नहीं है, क्यों? ठीक, तो मरकरी एक मेटल है, ये इसलिए मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, इसलिए कोहेजन और एडेशन जो फोर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए कोहेजन फोर्स ज़्यादा है या एडेशन फोर्स ज़्यादा है, इनमें से कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन एडेशन फोर्स। ठीक है, मरकरी में जो होता है वो कोहेशन फोर्स लगता है। ठीक है, कोहेशन फोर्स का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, सेम पार्टिकल्स के बीच में जो ये लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको कोहेशन फोर्स बोलते हैं। और अलग अलग पार्टिकल्स की बात करें, अलग अलग सब्सटेंस की बात करें जहाँ पे वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको एडेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए डिफरेंट मोलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडेशन फोर्स। यानी कि जैसे कि पानी मोलिक्यूल का किसी किसी मान लेते हैं कोई प्लास्टिक है या फिर वुड है, लकड़ी के साथ जो जो अट्रैक्शन होगा वो एडेशन कहलाता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये टेप स्टिक टू द पेपर बिकॉज ऑफ एडेशन। जैसे टेप की बात करें और पेपर की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। किस तरह का फोर्स? एडेशन, क्योंकि इसका अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर कोहेशन की बात करें तो कोहेशन में सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होगा वो होगा वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का दूसरे मॉलिक्यूल पे जो अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं कोहेशन। तो जो मरकरी है उसका कोहेशन फोर्स काफी ज्यादा होता है, माने उसका जो मॉलिक्यूल्स अपने ही मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो दूसरे अदर मॉलिक्यूल से नहीं चिपकता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव्स। मालदीव जो है हमारे इंडियन ओशन में सबसे छोटा आइलैंड कंट्री। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको पीएसी भी बोलते हैं, ठीक है, वो उनका जो चेयरमैन होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? कर लिया होगा आपने आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी का जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो फर्स्ट चेयरमैन की बात करें WM हेली थे जो कि फर्स्ट चेयरमैन थे, लेकिन बात करें इंडियन फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ठीक है, तो वो हो जाएगा भूपेंद्र नाथ मित्रा। याद रखना ये फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन थे। वैसे तो चेयरपर्सन हमारे हमारे तो नहीं उनके, ठीक है, ब्रिटिश राज में वो WM
हेली, माने वो इंडियन नहीं थे ये, ठीक है। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। और एक चीज के 1976 से जो हमारे हम पीएसी के चेयरमैन होते हैं वो हमेशा अपोजिशन पार्टी के होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द अपोजिशन। जैसे कि अभी जो चेयरपर्सन है वो अ, अभी जैसे बीजेपी की सरकार है तो अपोजिशन में कौन है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस पीएसी के जो चेयरमैन होंगे वो कांग्रेस से होंगे। तो आपको बता रहे हैं अभी पीएसी के चेयरमैन कौन है। Who among the following is most famous? Sorry, which of the who among the following is famous economist? इनमें से कौन सा है जो कि फेमस इकोनॉमिस्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलन ग्रीनस्पैन। ये क्या, ये अमेरिकन फेमस इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने ये जो है फेडरल रिजर्व के चेयरमैन मैन भी रह चुके हैं, ठीक है। अगले आते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ गीता गोविंद? कौन है गीता गोविंद के ऑथर? जयदेव है, कलहन है, कालिदास है, राजाराव है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन इन द बिलो गिवन सेट, द ऑड डजंट बिलोंग टू द कैटेगरी। और तो बोला गया कि इनमें से ऑड वन निकालना है, ठीक है। ऑप्शंस दिया है कैलेक्स, कोलोरा, स्टेमन, मिडरी, ठीक है। जैसे स्टेमिन की बात करें तो ये फ्लावर में पाया जाता है, कोरोरा में फ्लावर में पाया जाता है, कैलेक्स भी फ्लावर में पाया जाता है, ठीक है। मिड्रिप जो है ये लीव्स में पाया जाता है, पत्तियों में। तो यही एक फर्क हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि कैलक्स और कैलोरा तो कभी सुने ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैलक्स और कैलोरा को ही सेपल बोलते हैं, ठीक है। कैलक्स को सेपल बोलते हैं और कैलोरा को पेटल्स बोलते हैं, ये तो सुने होंगे। तो ऑप्शंस बदल दिए गए थे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन। तो ये जो है फ्लावर का पार्ट है, जितने भी दिए गए हैं ये सारे फ्लावर के पार्ट हैं, और इस मिड्रिप जो है वो लीव्स का पार्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ पावर, जूल इज द यूनिट ऑफ फोर्स, जूल इज द यूनिट ऑफ पावर। तो इनमें से कौन सा सही है? पावर का यूनिट न्यूटन होता है, या फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट जूल होता है, पावर का यूनिट जूल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है। उसके बाद बात करें, पावर का यूनिट जो होता है वॉट वाट होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। अगला क्वेश्चन, ए स्टिक इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। तो बोला है कि जब हम लोग पानी में कोई भी स्टिक या पैसा डालते हैं वो ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है, ठीक है। जबकि नीचे रहता है तो वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है, वो किसकी वजह से दिखता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या डिस्पर्सन ऑफ लाइट? तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। देखिए ये हम लोग कोई भी पॉइंट डालिए या कुछ भी डालिए उसमें, इसमें पानी में, तो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अगला क्वेश्चन, द थार एक्सप्रेस गोज टू। तो थार एक्सप्रेस जो है वो कहाँ को जाती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। थार एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तान को जाती है। ये बहुत दिनों तक बंद भी था, जब वॉर हुआ था हम लोग, हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब बंद था। तब जाके 2006 में शायद फिर से स्टार्ट किया गया था इसको, थार एक्सप्रेस को, ठीक है। नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन, या फ्रॉम द सन। ये बोल सकते हैं कि सन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, या ठीक है, वो कौन से प्रोसेस के द्वारा? न्यूक्लियर फिशन, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन, या फिर आयोनाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फिशन। सॉरी, मेरे से गलती हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन है ना, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, मैंने गलती से न्यूक्लियर फिजन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। तो सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसको सही कर लीजिएगा एक बार मार्क करके, ठीक है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये होता कैसे है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो कोलाइड करता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे कोलाइड करता है, तो बनता है हीलियम, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस लिए किया जाता है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा
डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ किया है, ताकि जितने भी जर्म्स वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ड्रिंकिंग वाटर में, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये वाटर को प्यूरिफाई करता है, कैसे? बैक्टीरिया को या फंगी को, वायरस को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। और इससे क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर से जो वाटर बोर्न डिजीज है वो कम होता है या हट जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर बोर्न डिजीज और नहीं होगा, ठीक है, अगर ब्लीचिंग पाउडर का सही से यूज किया जाए तो। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज ए कच्चीपुरी डांस ड्रामा, ठीक है। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि जहाँ पे कच्चीपुरी डांस होता है? केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है कच्चीपुरी डांस होता है, ठीक है। उसके बाद रमन मैगसेसे अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू परपेचुअल फॉर्मर प्रेसिडेंट रमन मैगसेसे। तो बोला गया कि रमन मैगसेसे अवार्ड हम लोग सुने होंगे रिसेंटली, रवीश कुमार को, रिसेंटली तो नहीं बोल सकते, अच्छा खासा दिन हो गया, रवीश कुमार को भी दिया गया था। तो बताइए ये जो है रमन मैगसेसे जो है यहाँ कहाँ के प्रेसिडेंट थे जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपका? आंसर हो जाएगा इसका फिलीपींस। तो ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। और इसको, ठीक है, याद रखिएगा, रमन मैगसेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये फिलीपींस के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। देखिए, तो इनका नाम इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये इनका जो गवर्नेंस करने का तरीका था, करेज, सर्विस टू द पीपल, ना, प्रेगमेटिक आइडियलिज्म, तो इनकी वजह से ये इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। The intervention of government whether to expand demand or reduce is constituents the, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अगला वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who had assumed the title of बलबन? इनमें से कौन से थे जिनको बलबन का टाइटल दिया गया था? कबीर खान, फरीद खान, या उलग खान और अयाज खान। मतलब बलबन जो है इनमें से कौन सा टाइटल लिया था, या इन किसी के द्वारा बलबन को ये टाइटल दिया गया था? कबीर खान, फरीद खान, उलग खान या अयाज खान। तो बलबन का जो एक टाइटल था वो था उलूग खान, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो एक और बात कि सेंट्रल लेवल पे मुगल से, ठीक है, हो सकता है कि आप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएं, ठीक है। तो मुगल्स को अगर चाहे तो जो जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें पूछा जा सकता है, बट सेंट्रल लेवल पे बहुत कम पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा मुगल पीरियड पे, ठीक है। हो सकता है पूछ भी लिया जाए तो आगे आने वाले में कुछ एक साल में पता चल जाएगा, एक साल में जितने भी एग्जाम होते हैं कि उनसे मुगल से पूछे भी जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? इनमें से कौन सा है जो मेंबर नहीं है सार्क का? थाईलैंड, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है। सार्क के मेंबर जो है वो 8 है, ठीक है। सार्क के जो मेंबर हैं वो 8 है। तो याद कैसे रखेंगे? एमबीबीएस में, देखिए, एमबीबीएस बोले तो मालदीव्स, ठीक है। एम से म्यांमार भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। एम से क्या है? मालदीव है। बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, आई से इंडिया, और एन से नेपाल, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं वो सार्क के मेंबर है। तो थाईलैंड जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे कैसे? सार्क का मेंबर क्या रखेंगे? एमबीबीएस पेन, ठीक है। और इसका जो ये बना कब था? 1985 में बनाया गया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि सार्क का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन 1845 which German chemist published a method for the synthesis of acetic acid, a natural product containing 2 carbon, ठीक है। इनमें से कौन से जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने एक एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज करने का यानी बनाने का तरीका बनाया था, ठीक है, नेचुरल मेथड, जिसमें 2 कार्बन के एटम्स होते हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा हरमन कोल्बे। हरमन कोल्बे एक साइंटिस्ट है जो 1845 में, ठीक है, इन्होंने मेथड बनाया था एसिडिक एसिड को प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने एसिडिक एसिड को बनाने का तरीका बताया था या बनाया था। तेजस्विनी एंड ममता पुजारी आर एसोसिएटेड विद, इन दोनों का एसोसिएशन कौन से खेल से है? बॉक्सिंग, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग या कबड्डी? तो इसका आंसर हो जाएगा कबड्डी। तो ये दोनों जो नाम है, ये दोनों ही कैप्टन रह चुके हैं हमारे हमारे वुमेन्स कबड्डी टीम इसकी। ठीक है, तो एक और नाम पूछा जा सकता है आपको, तो अभी आपको याद रखना है अभिलाष मात्रे, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो तेजस्विनी की बात करें या ममता पुजारी की बात करें और अभिलाष मात्रे की बात करें, ये तीनों ही क्या है? थ्री कैप्टन्स ऑफ कबड्डी चैलेंज, वुमेन्स कबड्डी चैलेंज। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर द कोया रिबेलियन टेक प्लेस इन द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक? तो बोला गया कि कोया रिबेलियन जो है ये गोदावरी ट्रैक पे हुआ था ना, ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक, ये कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1879 से लेकर 1880, यानी कि ये थर्ड नंबर ऑप्शन। ठीक है, और इनके लीडर कौन थे? तो इनका लीडर याद रखना है तोमास सोरा। अब ये जो रिबेलियन हुआ था, ये रिबल जो हुआ था, ये किसकी वजह से हुआ था? ठीक है, ये हुआ था क्योंकि ये लोग जो है, इन लोग के पॉलिसीज को, ठीक है, या ब्रिटिश के जो पॉलिसीज थे, मनी लेंडर्स के जो पॉलिसीज थे, ठीक है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इन लोग पे अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, और इन लोग के कस्टमरी फॉरेस्ट जो थे, ठीक है, डिनाइल ऑफ द ईयर कस्टमरी फॉरेस्ट राइट, इनका जो फॉरेस्ट राइट था उनको भी डिनाई किया जाता था, जिसकी वजह से ये रिबेलियन जो है, ये क्या हुआ, हो गया। ठीक है, किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। ठीक है, which of the following is not a magnetic storage? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है। क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी कार्ड जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या क्या कुछ चीज आते हैं, जैसे कि, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक टेप्स है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड ड्राइव है। ठीक है, लेकिन मेमोरी कार्ड की बात करें तो ये फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, इसमें सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जबकि मैग्नेटिक इसकी बात करें मैग्नेटिक स्टोरेज में जो है मैग्नेटिज्म का यूज किया जाता है इस डेटा को स्टोर करने के लिए। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, ठीक है, मैंने सार्क का हेडक्वार्टर पूछा है आपसे, कमेंट में बता दीजिएगा जरूर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस में जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ये बना था 1945 में। ठीक है, फर्स्ट जो यूनेस्को का कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 1946 में, नवंबर दिसंबर में। 45 में बना, बट पहला कॉन्फ्रेंस 1946 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो ये आसान क्वेश्चन है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है? ठीक है, ये हो जाएगा पीकॉक। लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? इनमें से किसका यूज किया जाता है गोल्ड को डिसोल्यूशन करने के लिए? एक्वा रिजिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड? ये क्लास 7 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं साइंस के क्लास 7 का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वा रिजिया। तो एक्वा रिजिया एक्चुअली होता क्या है? एक्वा रिजिया होता है नाइट्रिक एसिड, देख लीजिए एक बार, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl और HNO3, ये दोनों का मिक्सचर होता है। तो कौन ज़्यादा मात्रा में होता है? नाइट्रिक एसिड 3 रेशियो में होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 रेशियो में होता है। इसी को बोलते हैं एक्वा रिजिया। तो ये गोल्ड को डिसॉल्व कराने के लिए यूज होता है, इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 2 आएगा उसको भी अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और कमेंट में बताइए आपके लिए आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।